आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और हम आपको आज बायोलॉजी का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक और पढ़ाने आए हैं, आनुवांशिकता। क्या है आनुवांशिकता? बहुत ध्यान से बात समझिएगा। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी। क्या होती है? हेरिडिटी। क्या होती है? हेरिडिटी। बात बहुत ध्यान समझिएगा। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जो लक्षण होते हैं हमारे अंदर, जैसे मान लो हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर हैं, स्किन का कलर है, कान का साइज है, नाक का आकार है और आँख का रंग है, कद काठी है, इत्यादि लक्षण हैं। और ये सब लक्षण माता पिता से क्या होता है, उनकी संतानों में जाते हैं। तो ये जो लक्षण जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बच्चों में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, इन सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। द ट्रांसफरिंग ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग। बहुत ध्यान से बात समझिए। माता पिता से उनके लक्षण जो है उनकी संतानों में जो पहुँचते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं हम? आनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब इसके बारे में देखिए, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। आनुवांशिकता क्या है कि माता पिता से लक्षण उनकी संतानों में जाएंगे। तो मतलब अगर हम एक लाइन में लिखें, क्या लिखें? ट्रांसफरिंग ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर। कौन से हैं? पैरेंटल कैरेक्टर टू देयर ऑफस्प्रिंग। बहुत ध्यान से बात समझिएगा। इतनी शॉर्ट बात आप अपने दिमाग में बिठाल के रखिए। माता पिता से उनके लक्षण उनकी संतानों में जो जाते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। और जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। और जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, जो कैरेक्टर क्या होते हैं? दोज कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर या जेनेटिक कैरेक्टर या आनुवांशिक लक्षण। एक तो आनुवांशिकता की बात हो गई। अब बात समझिएगा। आनुवांशिक लक्षण, अगर पूछा जाए आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, तो भाई जो लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में गए, उसको हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण। या इसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर। क्या कहते हैं इसी को हम? जेनेटिक कैरेक्टर। कोई पूछे जेनेटिक कैरेक्टर क्या है, तो जो लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में गए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक कैरेक्टर। एक एक शब्द को समझिएगा। आनुवांशिकता, फिर आनुवांशिक लक्षण, फिर एक वर्ड आता है बहुत प्यारा सा, आनुवांशिकी। क्या है? आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। अब एक बात, पूरी कहानी यहाँ पर है, बहुत ध्यान समझिएगा। जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये विज्ञान की शाखा है। क्या है? विज्ञान की शाखा, विज्ञान की एक साइड है। इसको अगर हम बोले द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच क्या करेंगे इसके अंदर? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील। हम बेटा क्या करने वाले हैं? डील। या क्या करने वाले हैं? स्टडी। क्या करने वाले हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी। मतलब पहले तुमको पता चला है भाई, हेरिडिटी का मतलब जो लक्षण जो है माता पिता से संतानों में जा रहे हैं, ये हेरिडिटी हो गई। और इसका जो हम स्टडी करते हैं, जो पूरी एक ब्रांच बन जाती है, एक साइंस बन जाती है, उस साइंस को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। बेटा जेनेटिक्स के जो फादर हैं, जेनेटिक्स के जो फादर हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर का मतलब जिन्होंने पहली बार इसके बारे में काम किया हो, जो बहुत सारा जिनका योगदान रहा हो, वो हमारे कौन है? ग्रेगर। कौन है? ग्रेगर जॉन। कौन है? जॉन मेंडल। बहुत ध्यान से स्पेलिंग देखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल।
अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए कि जेनेटिक्स का फादर कौन है, तो जेनेटिक्स का फादर है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हम आपको बहुत बढ़िया बताएंगे कि ये माता पिता से लक्षण उनकी संतानों में जो गए हैं, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, कैसे होते हैं, कैसे ये लक्षण जाते हैं, हम आपको सब बताएंगे। और आप बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जानिए कि माता पिता से लक्षण उनकी संतानों में जाते कैसे हैं, इतना अच्छा टॉपिक है। ठीक, देखते रहिए। तो साथियों, अब आप सुनिए मेरी बात। मेंडल के बारे में मैंने नाम लिया, अब मेंडल से बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, मतलब एग्जाम में आ जाते हैं, उठ के आ जाते हैं बेटा। तो बात है ग्रेगर जॉन मेंडल की जब हम बात करते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बारे में आप जितना जानो सब कम ही है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो जानो, कम तो है ही। अगर हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ग्रेगर जॉन मेंडल बेटा, जिसे हम जानते हैं कि 7 महाद्वीप हैं धरती पर, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका। मतलब आपको इन्हीं में से एक यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आप पढ़ते हैं तो इसका नाम आता है ऑस्ट्रिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसका नाम आता है। तो ये ऑस्ट्रिया, क्योंकि ये उन्हीं पड़ोसी देशों में शामिल है, जर्मनी के आसपास का रीजन है ऑस्ट्रिया। तो ये ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, कहाँ है? यूरोप में है। इसका एक शहर है जिसका नाम है ब्रून। क्या नाम है उसका? ब्रून। इसी ब्रून शहर में इस महान विभूति का जन्म हुआ, अर्थात इस महान व्यक्ति का जन्म हुआ। इस महान व्यक्ति का नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और जन्म हुआ कब? इसका जन्म होता है 20 जुलाई, कहीं कहीं किताबों में 22 जुलाई भी लिखा है, 20 जुलाई 1822। याद रखिएगा, इस महान व्यक्ति का जन्म कब हुआ है? 20 जुलाई 1822 में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ। अब बेटा जब इनका जन्म हुआ तो जन्म हुआ फिर इनकी डेथ भी हुई। क्या हुई? अगर इस ब्रून शहर में ये क्या है? डेट ऑफ बर्थ, याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ। कुछ बेसिक बातें हैं जो तुमको याद रखनी है। डेट ऑफ बर्थ, तो इनकी डेट ऑफ डेथ भी होगी, और जो इनकी डेथ होती है वो है 6 जनवरी 1884। इनकी जो डेथ है, डेथ कब होती है? 6 जनवरी 1886 में। अब आप देख लीजिए मेंडल कितने दिनों तक जीवित रहा। और ये कितना, वही बात है ना, कोई व्यक्ति कितने दिनों तक जीवित रहा महत्वपूर्ण नहीं होता, वो कितना अच्छा करके गया है, क्या करके गया है, समाज में क्या पॉजिटिविटी बढ़ाई है उसने, किस चीज़ पे काम किया है, ये हमेशा याद रखा जाता है साथियों। तो अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी कुछ ऐसे महान कार्य किए जिसकी वजह से हम आज इसको पढ़ रहे हैं। और इसने महान काम क्या किए बेटा? इसने जेनेटिक्स के बारे में हमें बताए। उसके टाइम पर भी बहुत लोग बता रहे थे, पर इसने बड़ा ही सिस्टमैटिक, बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से बताया, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण होकर बताया, सारी चीज़ों के कारण लॉजिकल रीजन दिए उसने कि इसके पीछे ये रीजन है। और बेटा ये जो है एक कहा नहीं जाता, सुनिएगा ध्यान से, ये एक पादरी है। पादरी मतलब समझ रहे हैं? ये एक प्रीस्ट है। क्या है? प्रीस्ट। आप समझिएगा प्रीस्ट क्या होते हैं। जैसे सुनो, जैसे हिंदुइज्म में पंडित लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, या जो मुस्लिम में हमारे मौलाना साहब होते हैं, और वैसे ही क्रिश्चियनिटी में पादरी होते हैं, फादर होते हैं, जिनको हम प्रीस्ट कहते हैं। तो ये एक प्रीस्ट है। प्रीस्ट है तो किसी चर्च में काम करता होगा। कहाँ काम करता होगा? चर्च में। किस में काम करता है? चर्च में। तो चर्च कारण का है कि जैसे मंदिर हुए, चर्च हुए, तो ये जहाँ होते थे, पुराने चर्च होते थे, तो खास करके उसके आसपास क्या होता था? उसकी लैंड एरिया होते थे। ये चर्च बना है, उसके आसपास का जो एरिया है वो उस चर्च का है। तो यहीं पर क्या होते थे? फील्ड थे,
यहाँ पर जो है फील्ड थे, फील्ड मतलब खेत, और यहाँ पर इनकी देखरेख कौन करता था? मेंडल साहब। कौन करते थे? मेंडल। और मेंडल साहब जो थे वो यहाँ पर जो खेती करते थे वो करते थे मटर की, याद रखिएगा, मटर, जिसको हम कहते हैं पी प्लांट, वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर करे। तो बात समझिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए, और साथ ही साथ पूछ देगा कि भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है। तो इसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। और इसका जो काम था, तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम समझाता हूँ कि ये किस तरीके से, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है। पहली बात होता है वैज्ञानिक वह हर एक बच्चा है, हर वो अध्यापक है जिसके अंदर इनोवेशन है, कुछ अच्छा सोच सकता है, कुछ अच्छे तरीके से बता सकता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। तो कुछ मेंडल की भी इसी प्रकार की आइडियोलॉजी है। मेंडल मटर की खेती करता है और अपने खेत में क्या करता है, मान लेता हूँ ये उसका मटर का खेत। चलिए मेंडल कैसे उसके दिमाग में जेनेटिक्स आई, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं इसकी। तो ये जो मेंडल है ये मटर की खेती करता है और मटर को जब बो देता है, सो कर देता है, तो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। किसका? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल पकने पर है। मटर की खेती करी, मटर में दाने जो है उसकी फली आ गई हैं, और ये गया खेत में और फली तोड़ने लगा। जब फली तोड़ता है तो कारण क्या है, पीछे एक बोगा बनाया और एक बड़ा सा पौधा उठाया अपना, और मटर तोड़ के भर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो देखता है कि आगे बढ़ता है, उसको छोटे पौधे मिल जाते हैं। हाइट ज़्यादा है तो मटर तोड़ने की वजह से उसकी कमर में दर्द होने लगता है। बहुत थक गया तो आके खेत के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अब की बार मैं अपने खेत में ऐसे मटर बोऊंगा जो सिर्फ लंबे पौधे हों, कोई भी छोटा पौधा ना हो। तो उसने क्या किया, बड़े बड़े जो पौधे थे उनके सीड निकाले और उनको अच्छे से कलेक्ट कर लिया, और जब नेक्स्ट सीजन आया तो उसको बोया। बोने के बाद जब पौधे फिर से निकले, तो वो फिर खेत में गया और वो देखता है कि बड़े पौधे तो हैं खेत में, फिर छोटे पौधे आ गए। अब वो बड़ा कन्फ्यूजन में कि यार हमने सब पौधे जो है जब बड़े सीड के पौधे हमने बोए हैं तो छोटा पौधा मेरे खेत में कैसे आया। अब यही चीज़ उसके दिमाग में घर कर जाती। अब इस पर जो है जो भी पूरा एकदम अब वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। यही चीज़ का एक्सपेरिमेंट करता है, पूरा एक डाटा बनाता है, ईयर टू ईयर, सीजन टू सीजन, उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करता है, और फिर वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, जेनेटिक्स के नियम बन जाते हैं। और मेंडल इसी तरीके से क्या होता है, कुछ नियम भी देता है। मेंडल ने क्या करे, जेनेटिक्स पे अर्थात आनुवांशिकता पर 3 नियम दिए, जिनके जो नियम के नाम है, नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत ध्यान देखिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा नियम है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम, जिसको क्या कहा गया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर उसने दूसरा 3 नियम दिए हैं। मेंडल ने कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। तो 3 नियम जो है बहुत ध्यान से सुनिए। तो मेंडल ने क्या करे, 3 नियम दिए। एक हो गया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम उसने जो बनाया है वो बनाया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बनाया था? सेग्रीगेशन। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। मैं सारे नियम भी बहुत आराम से तुमको पढ़ाऊंगा, बस आप ये चैप्टर आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आप बस देखते रहिए वीडियो को। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम जो उसने दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के नियम को पढ़ने से पहले कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लीजिए। टर्मिनोलॉजी क्या है?
टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब हम मेंडल के नियम को पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड आएंगे बार बार, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीन, 5 शब्द मैंने बोले, इनके बारे में पहले जान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जीन, क्या होता है जीन? देखो आपके अंदर जो भी लक्षण हैं, जो भी लक्षण है, आपकी स्किन का रंग है, आपकी आई कलर है, ये कान का साइज है, नाक का दबा होना, ये सब लक्षण जो हैं ये किसके द्वारा आपके शरीर के अंदर है? जीन के द्वारा। तो जीन क्या होता है? तो बेटा बहुत समझना, जीन डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। क्या होता है? टुकड़ा होता है, उसके अंदर कोडिंग होती है और उसी कोडिंग के आधार पर तुम्हारे अंदर प्रोटीन बनती है। तो जीन क्या है? जीन डीएनए का एक छोटा खंड होता है जिसमें आनुवंशिक कूट निहित होता है। ये बात तो हिंदी में हो गई। अब कूट मतलब कुछ उसके अंदर ऐसी कोडिंग होती है, जब आप डीएनए को पढ़ेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर को, तब आप उसकी कोडिंग जान पाएंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जीन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, क्या है? द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव या इंक्लूडेड, कुछ भी कह सकते हैं, विच हैव जेनेटिक कोड, जिसमें क्या होगा? जेनेटिक कोड होगा, जिसमें क्या होगा? जेनेटिक कोड होगा। इज कॉल्ड जीन। जीन वर्ड का यूज सर्वप्रथम जॉनसन ने करा था। किसने करा था? जॉनसन। जॉनसन, इस वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। जीन वर्ड का यूज पूछा जा सकता है कहीं पर भी, पर आपकी जानकारी के लिए भी याद रहे कि जॉनसन ने क्या करा था? जीन वर्ड का यूज किया था। जैसे मान लो आपके पास लंबाई है, आपका हाइट है, हाइट क्या हो सकती है? लेंथ, बॉडी ऑफ लेंथ को जैसे मान लेते हैं कि जैसे लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, जो लेंथ है, लेंथ के लिए जो जीन है वो क्या होता है? कैपिटल टी। क्या है? कैपिटल टी। और जो बॉडी की जो हाइट है उसके लिए कौन सा जीन है? कैपिटल टी। तो इसी के आधार पर अब क्या होता है? जीन के बाद एक दूसरा वर्ड आता है जो बहुत प्यारा सा है, एलील। क्या है? एलील। एलील वर्ड क्या होता है समझिएगा। एलील क्या होते हैं? जैसे ये अपोजिट लक्षण, एक ही लक्षण के दो जीन। जैसे मान लेता हूँ लेंथ, क्या है? लेंथ। तो लेंथ क्या हो सकती है? या तो किसी की ज़्यादा हो सकती है, कोई लंबा हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? कम हो सकता है, उसकी लंबाई कम हो सकती है। तो अगर जीन लंबाई ज़्यादा है, लंबाई क्या है? ज़्यादा है, तो उसके अंदर का जीन क्या है? कैपिटल टी। और कम है तो उसके अंदर जीन क्या है? स्मॉल टी। पर देखो एक ही लक्षण के दो जीन हो गए, इन दो जीन को ही हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील। क्या एक ही लक्षण को शो करने वाले जीन को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो अब आपको हमने बताया जीन, फिर उसके बाद हो गया एलील, और अब आपको दूसरा टर्म हम आपको समझाते हैं। अब आप आगे समझिए। एक होता है होमोजाइगस। क्या है? होमोजाइगस। तो जब हम होमोजाइगस, और एक टर्म होता है हेटेरोजाइगस। क्या होता है? हेटेरोजाइगस, जिसको हम कहते हैं समयुग्मनजी, समयुग्मनजी या समयुग्मनस, या जी हटा दो, समयुग्मनस। इसको क्या बोलते हैं? समयुग्मनस। इसको क्या बोलते हैं? विषमयुग्मनस। बात समझिएगा कि जब हमारा कोई भी प्राणी बना, जब भाई जीन आपस में, जब स्पर्म और ओवम, देखो माता पिता से हमें मिलते क्या हैं? जन्म के टाइम पर माता पिता के क्या होते हैं? स्पर्म और ओवम आपस में मीट करते हैं, फ्यूज होते हैं, बनता है जाइगोट। तो जाइगोट बनता है तो हम ये कह सकते हैं आने वाली पीढ़ी को सिर्फ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जीन मिलते हैं। और अगर जीन एक जी जैसे हो, मान लो कैपिटल टी, या क्या हो? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अगर समान जीन होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? होमोजाइगस कंडीशन। और अगर जीन डिफरेंट हुए तो क्या होंगे? हेटेरोजाइगस। ये कंडीशन हमेशा क्या होती? अब जैसे मान लो इसके साथ साथ क्या है? स्मॉल टी भी हो सकता है। तो इनको हमेशा प्योर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्योर। और इनको बेचारों को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड। जब जीन
सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। और उसी को क्या कहेंगे, प्योर पेरेंट या प्योर कंडीशन। ये क्या है, डिफरेंट होंगे तो क्या कहेंगे, विषम युग्मन जी, और उसको क्या कहेंगे हम, हाइब्रिड। तो ये हमारे क्या हो गए, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अभी दो और हैं। अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की बात कर लिए थे, अब दो एक और है। एक जिसको कहते हैं जीनोटाइप, क्या कहते हैं, जीनोटाइप, और एक क्या होता है, फिनोटाइप। एक क्या होता है, फिनोटाइप। तो इसका जो है हिंदी में, और बात समझिएगा, जीनोटाइप। जीनोटाइप को, जीनो मतलब जीन, टाइप मतलब टाइप। किसी भी प्राणी के अंदर कितने प्रकार का जीन है, किस तरीके के जीन के सेट हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप जीन की वजह से जो लक्षण आता है और जो हमें बाहर से दिखाई पड़ता है। जैसे मान लो हम किसी पौधे के पास गए, हमने कहा ये लंबा पौधा है, तो लंबा पौधा कहा है, लंबाई उसकी ज़्यादा है, तो लंबाई ज़्यादा हो गई, इसका मतलब वो फिनोटिपिक कैरेक्टर हो गया। जो कैरेक्टर हम बाहर से देख के बताएंगे वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक हो जाएगा। और जब हम उसके जीन के बारे में कहेंगे कि यार ये लंबा है, तो इसका मतलब इसमें कैपिटल टी होगा। इसमें क्या होगा, कैपिटल टी होगा। या कोई बौना है तो हमने कहा इसमें स्मॉल टी होगा। तो जब मैं बौना बोलता हूँ तो वो फिनोटाइप हो जाता है। जब मैं उसके लिए स्मॉल टी वर्ड बोल देता हूँ तो मैं उसके लिए जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ। पर ये जब मेंडल के लॉ तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझ जाओगे क्या होते हैं जीनोटाइप और क्या होते हैं फिनोटाइप। ओके, धन्यवाद।